Hello friends, today we will cover penalties and education topic from CBI. So let's start. Section 15A, penalty for failure to furnish information written etc. अगर person who is required under this act, rules or regulation required to furnish any document written or report to board fails to furnish the same, मतलब वो फेल कर गया ये फर्निश करने में, या फिर उसको अगर किसी पर्सन को फाइल करना है यानी रिटर्न और फर्निश यानी इंफॉर्मेशन बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द रेगुलेशन फेल्स टू फाइल द रिटर्न और फर्निश द सेम विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द रेगुलेशन, या फिर उसको वो पर्सन को मेंटेन करना है बुक्स और अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स और वो फेल कर गया, तो तीनों की सेम पेनल्टी है ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh बट विच मे एक्सटेंड टू 1 lakh rupee फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 crore. Section 15B, penalty for failure by any person to enter into an agreement with clients. अगर कोई पर्सन या जो इंटरमीडियरी है इस एक्ट में उसको वो क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करने में फेल हो गया, मतलब उसने एग्रीमेंट नहीं किया क्लाइंट के साथ, तो उसकी पेनल्टी है शेल नॉट बी लेस देन 1 lakh but which may extend to 1 lakh rupee for each day during which such failure continues maximum to ₹1 crore. Penalty for failure to redress investors grievance section 15C. अगर किसी लिस्टेड कंपनी या फिर पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज इंटरमीडियरी आफ्टर हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन बाय द बोर्ड इन राइटिंग, मतलब बोर्ड ने राइटिंग में उनको बोला है किसी भी इन्वेस्टर का ग्रीवियंसेस सॉल्व करने में, अगर वो फेल हो गया, फेल टू रिड्रेस सच ग्रीवियंसेस विद इन टाइम जो स्पेसिफाई किया है बोर्ड ने, तो कंपनी या फिर वो इंटरमीडियरी को पेनल्टी होगी नॉट लेस देन 1 lakh बट मे एक्सटेंड टू 1 lakh rupee per day subject to maximum of ₹1 crore. Next is 15D, failure penalty for certain defaults in case of mutual funds. Mutual funds में required under this act, if any person who is required under this act or rules or regulation made thereunder to obtain certificate of registration from the board for sponsoring or carrying on any collective investment scheme including mutual fund sponsor or carries on any collective investment schemes including mutual fund without obtaining such certificate of registration, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको लेना चाहिए था पर उसने नहीं लिया, उसके बिना ही वो बिजनेस कैरी कर रहा है, तो उसकी पेनल्टी नॉट लेस देन 1 lakh सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 lakh rupees पर डे and subject to maximum limit of ₹1 crore. एक कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है बोर्ड के साथ एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स फॉर स्पॉन्सरिंग और कैरिंग ऑन एनी बिजनेस फेल्स टू कंप्लाई, वो टर्म्स और कंडीशन जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में दिए है वो कंप्लाई करने में फेल हो गया, तो सेम पेनल्टी है नॉट लेस देन 1 lakh मे एक्सटेंड टू 1 lakh rupee per day with subject to maximum of ₹1 crore. If any person who is registered, जो रजिस्टर्ड है बोर्ड के साथ एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड फेल कर गया टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ स्कीम, मतलब एप्लीकेशन करने में फॉर लिस्टिंग ऑफ स्कीम में जैसे रेगुलेशन में प्रोवाइड किया है वैसे सेम पेनल्टी है उसकी भी. इफ एनी पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड फेल टू डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट ऑफ एनी स्कीम, जैसे रेगुलेशन ने प्रोवाइड किया है वैसे वो डिस्पैच करने में फेल कर गया, उसकी भी सेम पेनल्टी है
registered as a collective investment scheme including mutual fund fails to refund application money paid by the investor within the period specified in the रेगुलेशन, मतलब पैसे रिफंड करने, एप्लीकेशन मनी के पैसे रिफंड करने में फेल कर गया तो सेम पेनल्टी नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपी फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़. एंड लास्ट, रजिस्टर्ड एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड फेल कर गया टू इन्वेस्ट इन मनी जो कलेक्ट किए हैं एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन अ मैनर वो विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, उसकी भी सेम पेनल्टी है. नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एन असेट मैनेजमेंट कंपनी वेयर AMC ऑफ अ म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट वो फेल कर गई कंप्लाई करने में रेगुलेशन जो प्रोवाइड किए हैं फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी ने, तो असेट मैनेजमेंट कंपनी लायबल है पेनल्टी के नॉट लेस देन 1 लाख विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपी फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़. ये सारी पेनल्टी है. ये सारे फेलर्स है जिसकी पेनल्टी सेम है. ये है 15A, 15B, 15C, 15D के सारे पॉइंट्स 6 पॉइंट्स एंड 15A. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन. और ये पूरा लिस्ट है सेक्शन का जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. नेक्स्ट पेनल्टी है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर. अब तक की जितने भी फेलियर्स थे उसके सारे की पेनल्टी सेम थी. अब ये नेक्स्ट सेक्शन है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स. जो पर्सन रजिस्टर्ड हुआ है स्टॉक ब्रोकर में वो फेल टू इश्यू कर गया, फेल टू डिलीवर या चार्जेस एक्सेस ब्रोकरेज. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल में जो ओल्ड में है उसमें, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. लेट्स सी. जो स्टॉक ब्रोकर है जो रजिस्टर्ड है वो फेल कर गया टू इश्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट. वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू करने में उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू नहीं की, तो फिर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज द स्टॉक एक्सचेंज ने जैसे प्रिस्क्राइब की है वैसे, और वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, तो ही शैल बी पेनल्टी ऑफ 1 लाख बट विच में extend to for which contract note was required to be issued by that broker. मतलब more than 1 lakh but which may extend for which contract note was, मतलब वो extend हो सकती है मतलब जितना फेलर हुआ है उससे उतने तक वो extend हो सकती है. fails to deliver any security or fails to deliver any security or fails to make payment of the amount due to investor in the manner within the period specified in the regulation. मतलब वो सिक्योरिटी डिलीवर करने में फेल कर गया या फिर पेमेंट इन्वेस्टर को देने में फेल कर गया विद इन टाइम, तो पेनल्टी है मोर देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपी फॉर ईच डे ड्यूरिंग which the sponsor or carries on any such collective investment scheme including mutual fund subject to maximum of ₹1 करोड़. या फिर charges excess amount of brokerage as specified in the regulation, तो पेनल्टी है more than 1 lakh but which may extend to 5 times the amount of brokerage charged in excess of the specified brokerage whichever is lower. इसमें different penalty है more than 1 lakh या फिर 5 times of excess brokerage whichever is higher है. Next is penalty for insider trading 15G. इसमें insider trading की
तो पेनल्टी है मोर देन 10 लाख रुपीज़, एक्सटेंडिंग अप टू 25 करोड़ रुपीज़, और 3 times the amount of profit made out of insider trading, whichever is higher. There is a 3 condition. Penalty of more than 1 lakh, extend to 25 crore rupees, और 3 times or 3 times the amount of profit made out of the insider trading, whichever is higher. बट किसको होगी? हु आइदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, या खुद या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन. सिक्योरिटीज़ बॉडी कॉरपोरेट जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी सिक्योरिटीज़ में डील करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश और अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, उसके बेसिस पे वो डील करेगा उस लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज़ में, या फिर कम्युनिकेट करेगा ऐसी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन को विद और विदाउट हिज रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट, मतलब उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर कोई भी अंडर लॉ हुआ, एनी लॉ, तो वो नहीं होगा. थर्ड, काउंसिल और प्रोक्योर्स फॉर एनी अदर पर्सन टू डील इन सिक्योरिटी, किसी और पर्सन को बोलेगा टू डील ऐसी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस बॉडी कॉरपोरेट के सिक्योरिटीज़ में डील करने को. ये तीनों लोगों को या खुद करेगा या किसी और के बिहाफ पे करेगा, कम्युनिकेट करेगा या किसी पर्सन को बोलेगा. तो इन तीनों केसेस में पेनल्टी है more than 10 lakh up to 25 करोड़ या 3 times the amount of profit whichever is higher. अगर लॉस हुआ कि ये पर्सन को, तो भी पेनल्टी तो लगेगी ही. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों ने प्रॉफिट किया तो ही उनको लगेगी. नेक्स्ट इज सेक्शन 15H, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स. If any person who is required under this act or rules or regulation made thereunder fails to disclose, मतलब पर्सन जिसको डिस्क्लोज करना था इस एक्ट के अंदर वो फेल कर गया, क्या? अग्रीगेट अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन द बॉडी कॉर्पोरेट बिफोर ही अक्वायर्स, उसके अक्वायर करने से पहले एनी शेयर ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर फेल कर गया टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू अक्वायर शेयर्स एट मिनिमम प्राइस, या फिर फेल कर गया टू मेक पब्लिक ऑफर बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर ऑफ द कंसर्न कंपनी, या फिर फेल कर गया टू मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर हु सोल्ड देयर शेयर्स परस्यूएंट टू लेटर ऑफ ऑफर. तो ये 1, 2, 3, 4 ये 4 केस में पेनल्टी है. He shall be liable to penalty which shall not be less than 10 lakh, may extend to 25 crore or 3 times the amount profit made, whichever is higher. इसमें 10 lakh extend to 25 crore और 3 times whichever is higher. और यहाँ पे 10 lakh up to 25 crore और प्रॉफिट में 3 times the profit, मतलब सेक्शन 15G इनसाइडर ट्रेडिंग और फेल्स टू डिस्क्लोज 15H, दोनों की पेनल्टी अमाउंट सेम है. नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेक्शन 15HA. इफ पर्सन इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 5 lakh रुपी, एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड, whichever is higher. 15H और 15G में यहाँ पे 10 लाख है और यहाँ पे ये 5 लाख है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर किसी पर्सन ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की या फ्रॉडुलेंट कुछ किया रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज, तो उसको पेनल्टी लगेगी अंडर 15HA. और कहीं भी कोई स्पेसिफाई पेनल्टी नहीं की है तो उसको 15HB में लगेगी. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड, whoever fails to complies with any provision of ये एक्ट रूल्स या रेगुलेशन या डायरेक्शन जो बोर्ड ने दिए हैं
जिसमें कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं दी है, तो उसकी पेनल्टी होगी नॉट लेस देन 1 लाख बट विच मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपी। मतलब मतलब ये प्रोविजन मतलब प्रोविजन ऑफ एक्ट, रूल्स या रेगुलेशन या डायरेक्शन के प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए और कहीं और इसकी सेपरेट पेनल्टी नहीं है, तो 15(b) में नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपी पेनल्टी अप्लाई होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 59, पावर टू adjudicate. For the purpose of adjudicating under 15A, B, C, D, E, F, G, H, A and HB, मतलब ये सारी पेनल्टी का एडजुडिकेशन के लिए बोर्ड अपॉइंट करेगा ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ टू एज एन adjudicing ऑफिसर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब मैनर आफ्टर गिविंग पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड for the purpose of imposing any penalty on holding of an inquiry. The adjudicing officer shall have power. Adjudicing officer के पास power है to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts, जिसके पास कोई facts है, मतलब कोई details है, acquainted with facts and circumstances of the case, to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for relevant to the subject matter of the inquiry. मतलब वो जिसके पास फैक्ट्स है जो यूज़ हो सकते हैं एज ए एविडेंस, उस पर्सन को बुलाएंगी और वो उस पर्सन से वो डिटेल्स लेंगी एंड उसकी इंक्वायरी करेंगी। और इफ़ ऑन सच इंक्वायरी वो सेटिस्फाई हो गया कि पर्सन हैज़ फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ any of the sections specified in subsection 1, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provision of any of those section। मतलब वो सेटिस्फाई हो गया कि किसी भी प्रोविजन का उन्होंने किसी भी प्रोविजन का कंप्लाई नहीं किया है, मतलब फेल हो गया है, तो आफ्टर गिविंग हिम उस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको वो इम्पोज करेंगे पेनल्टी जैसे उसको एज ही थिंक्स फिट। नेक्स्ट इज ऑर्डर पास बाय adjudicing ऑफिसर इज नॉट जस्टिफाइड. Board may call for and examine the record of any proceeding, and if it consider that orders passed by adjudicing officer is erroneous to the extent it is not in the interest of security market, it may, after making or causing to be made such inquiry as it deems necessary, pass an order enhancing the quantum of penalty if the circumstances of the case so justify. बोर्ड कॉल करके एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड को प्रोसीडिंग के जो पास किया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, और बोर्ड को लगता है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट नहीं है, तो आफ्टर इंक्वायरी वो पेनल्टी एंड क्वांटम ऑफ पेनल्टी एनहांस कर सकते हैं बोर्ड, प्रोवाइडेड उसको वो पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। उसके पहले ये बोर्ड ऑर्डर पास नहीं कर सकते। लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall be applicable after inquiry of period of 3 months from the date of order passed by the adjudicating officer or disposal of appeal under section 15D whichever is earlier। मतलब अगर 15T में अपील हो गई या फिर 3 ऑर्डर पास होने के 3 मंथ्स एक्सपायर हो गए, विचेवर इज अर्लियर हो गया, तो बोर्ड ऐसे इंक्वायरी नहीं कर सकता इस सबसेक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेक्शन 15J। ये सेक्शन पेनल्टी के साथ आता है। ये क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेंगे पेनल्टी लगाते वक्त, तो उसमें ये 3 आएंगे।
while adjudicating quantum of penalty under section 15I, adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely मतलब ये 3 फैक्टर्स कंसिडर करेंगे कि अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेजेस वेर एवर क्वान्टिफाइबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट करके कितना गेन या फिर अनफेयर एडवांटेज मिला है, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, उसके किसी भी डिफ़ॉल्ट से कितना लॉस हुआ है इन्वेस्टर को या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को, और ये डिफ़ॉल्ट कितना रिपीटेटिव नेचर का है, ये तीन कंसिडर किया जाएगा वाइल एडजुडिकेटिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी. The power of adjudicating officer to adjourn quantum of penalty under 15A to 15E, clause B and C of 15F and G, H and HA shall be and shall always be deemed to have been exercised under the provision of this section. मतलब इस सारे सेक्शन में ये कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट इज crediting sums realized by way of penalty to consolidated fund of India. जितना भी अमाउंट रियलाइज होगा बाय वे ऑफ पेनल्टी वो क्रेडिट किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में. सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग. एनी पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और मे बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 11, 11B, 11D, subsection 3 of 12 or 15I may file an appeal in writing to the board proposing for settlement of the proceeding initiator or to be initiated for the alleged defaults. मतलब कि 11, 11B, 11D और 12(3) और 15I इन सारों में से कहीं पे भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है या स्टार्ट होने वाली है तो वो पर्सन फाइल करेगा एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द बोर्ड कि फॉर प्रपोजिंग सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब सेटलमेंट के लिए वो अप्लाई करेगा, चाहे प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हो या होने वाली हो, कभी भी कर सकता है. और बोर्ड में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नेचर, ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब ये तीनों को कंसिडर करके अग्री होता है, अग्री टू प्रपोजल फॉर सेटलमेंट ऑन पेमेंट ऑफ सच सम बाय डिफॉल्टर और ऑन सच अदर टर्म्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट. मतलब ये तीनों को कंसिडर करके बोर्ड अग्री करेगा प्रपोजल ऑफ सेटलमेंट में बाय पेमेंट ऑफ सच सम्स एज द डिफॉल्ट बाय द, मतलब वो कुछ डिसाइडेड अमाउंट पे करेगा या फिर कोई अदर टर्म जैसे बोर्ड ने डिस्क्राइब किया होगा. सेटलमेंट प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द मतलब जैसे रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया होगा वैसे ये सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग होगा. No appeal shall lie under 15T against any order passed by the board or adjudicating officer. अगर कोई भी पर्सन सेटलमेंट में जाता है तो फिर वो अपील नहीं कर सकता 15D में. नेक्स्ट इज 14 एस्टेब्लिशमेंट जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी एंड प्रोसीजर ऑफ सेट. सेक्शन 15K एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेट. सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश करेगा ट्रिब्यूनल को जिसको सेट कहा जाएगा टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन पावर एंड अथॉरिटी conferred on it by or under this act or any other law for the time being in force. और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन जो सबसेक्शन 1 में प्रिस्क्राइब किया है मैटर एंड प्लेसेस जिसमें सेट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सेट. सेक्शन 15L. सेट कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइडिंग मेंबर एंड सच अदर जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर एज द CG में डिटरमाइन, मतलब 3 लोग होंगे, प्रिसाइडिंग, जुडिशियल और टेक्निकल, जो CG डिटरमाइन करेगा. बाय नोटिफिकेशन
to exercise the power and discharge the function confirmed on set under this act or any other law for the time being in force. To exercise power and discharge the function के लिए subject to provision of this act, jurisdiction of set as may be exercised by benches thereof. मतलब सेट के जुरिस्डिक्शन बेंचेस थ्रू एक्सरसाइज हो गए और बेंच में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ट्रिब्यूनल का और एंड 2 or more judicial or technical member as may deem fit, provided that every bench in every bench at least one judicial member and one technical member होना चाहिए. Presiding officer may transfer judicial member or technical member of the set from one bench to another bench. सॉरी ये रहेगा बेंचेस ऑफ सेट शेल ऑर्डिनरली सिट एट मुंबई. जनरली वो मुंबई में सिट होगी बट वो अदर प्लेसेस में भी हो सकती है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा इन कंसल्टेशन विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ट्रांसफर कर सकता है जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर को फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच. क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ सेट. पर्सन क्वालिफाई नहीं कर सकता एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर अनलेस वो इज और हैज़ बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 years. इन मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए या वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या फिर जज होगा हाई कोर्ट का पर एटलीस्ट 7 years के लिए, यहाँ पे 7 years के लिए या फिर जुडिशियल मेंबर के लिए या वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 years. और टेक्निकल मेंबर के लिए इज और हैज बीन वो सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. और ये टेक्निकल मेंबर के लिए है. या फिर वो पर्सन होना चाहिए प्रूवन एबिलिटी इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 years या फिर उसके पास 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंशियल सेक्टर, सिक्योरिटी मार्केट, पेंशन फंड या कमोडिटी डेरिवेटिव या इंश्योरेंस में. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मेंबर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड जुडिशियल मेंबर ऑफ सेट अपॉइंटेड करें उसकी अपॉइंटमेंट होगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी. और टेक्निकल मेंबर की अपॉइंटमेंट ऑफ सेट की अपॉइंटमेंट होगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी. ये सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के मेंबर्स हैं जिसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे जो चेयरपर्सन होंगे, सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो एज अ कन्वीनियर काम करेगा, सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का, सेक्रेटरी होगा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ मेंबर. और सर्च कम सिलेक्शन कमिटी shall determine its proceeding for recommending the name of person to be appointing under subsection 1. मतलब वो recommend करेंगे. Next is validity of appointment of presiding officer and member of set. No appointment of presiding officer or judicial member or technical member of the set shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in constitution of सर्च कम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मतलब सर्च कम सिलेक्शन कमिटी में किसी भी डिफेक्ट होने या वैकेंसी होने के कारण इसके पर्सन्स प्रिसाइडिंग जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर की अपॉइंटमेंट इनवैलिड नहीं की जा सकती. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. मेंबर और पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द बोर्ड और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA or pension regulatory and development authority or person at a senior management level equivalent to the executive director in the board or in such authority shall not be appointed as presiding officer or member of the set during his service or tenure
as such with board or with authorities as the case may be, or within 2 years from the date on which he ceases to hold office as such in the case or in such authorities. मतलब ये सारे में कोई पर्सन होगा तो वो जब तक उसकी टेन्योर ऑफ सर्विस इन सब में चालू है या फिर उसके 2 साल के बाद तक वो एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय ऑफिसर और मेंबर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट. मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सच अदर मेंबर ऑफ सेट शैल set holding office of the date of commencement part 7 of shall continue to hold office such term as he was appointed and other provision of this act shall apply to such presiding officer मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अदर मेंबर ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही होल्ड ऑफिस करेंगे जैसे ये अमेंडमेंट नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अदर मेंबर ऑफ सेट. प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर सेट का होल्ड कर सकता है ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन ऑफिस एंड वो एलिजिबल होगा फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years प्रोवाइडेड दैट प्रिसाइडिंग जुडिशियल और टेक्निकल शेल होल्ड कर सकते हैं जब तक कि उसकी एज 70 नहीं होती. मतलब आफ्टर ही गेट द एज ऑफ 70 उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती. सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स. सैलरी सेक्शन 15O सैलरी अलाउंसेस एंड पेबल टू एंड अदर terms and condition of service including pension, gratuity and other retirement benefits of presiding other member of said shall be such as may be prescribed. जैसे प्रिस्क्राइब की होगी ऐसे होगी, provided कि neither salary allowances nor the terms and condition of service of presiding member या other member की varied नहीं हो सकती to disadvantage after appointment. Filing up of casual vacancy. If for a reason other than temporary absence any vacancy occur in the office of the presiding officer or any other member of said, that central government shall appoint another person in accordance with the provision of this act to fill the vacancy, and proceeding may be continued before the said from the stage at which vacancy is filled. मतलब कोई टेम्पररी रीज़न के अलावा कोई वैकेंसी हुई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की या कोई अदर मेंबर की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा अनदर पर्सन को टू फील दैट वैकेंसी, और प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगी सेट की जैसे ही वो वैकेंसी फील होती है. इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर by reason of death, resignation or otherwise, senior most judicial official member of set एक्ट करेगा एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक कि कोई नया प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं अपॉइंट हो जाता. सेक्शन 15A है ये. नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन एंड रिमूवल. सेक्शन 15Q. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अदर मेंबर सेट के बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू CG रिज़ाइन कर सकते हैं ऑफिस को, प्रोवाइडेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर या अदर मेंबर unless he is permitted by central government to relinquish his office sooner continue to hold office. मतलब उनको ऑफिस होल्ड करनी होगी तब तक कि उसके 3 months नोटिस देने के बाद के 3 month एक्सपायर नहीं हो जाते, या फिर कोई पर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता, या फिर उसकी टर्म ऑफ ऑफिस ख़त्म नहीं हो जाती, विच एवर इज़ दी अर्लीस्ट. Next is removal of presiding officer, judicial member या technical member. Central government may, after an inquiry made by the judge of Supreme Court, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है, बट आफ्टर इंक्वायरी जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे, रिमूव द प्रिसाइडिंग जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर ऑफ सेट इफ एट एनी टाइम अ जज एज इंसॉल्वेंट has been physically or mentally incapable of acting as presiding judicial or technical member, has been convicted an offence involves moral turpitude in the opinion of CG,
is in the opinion of CG abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest, or has acquired such financial interest or other interest as is likely to affect prejudicially his function as the presiding officer or judicial or technical member. मतलब कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट आ गया है किसी भी प्रोसीडिंग के रिलेटेड, तो और ये दो अपॉइंटमेंट और ये दो केसेस में पर्सन को रिमूव जब तक नहीं किया जा सकता तब जब तक उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड ना दिया गया हो. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल रेगुलेट करेगा प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी अदर मेंबर. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा प्रोसीजर को. अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रिसाइडिंग अदर मेंबर ऑफ दिस सेट टू बी गवर्न बाय फिनांस एक्ट QA. Notwithstanding anything contained in this act, qualification, appointment, terms of office, salaries and allowances, resignation, removal, other terms and condition of service of presiding and other member of the appellate tribunal appointed after the commencement of finance act shall be governed by provision of 184 of that act. मतलब अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये सारे सेक्शंस रूल होंगे. where qualification appointment is before the commencement, मतलब आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट होगा तो इनके अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इम्प्लीकेशन होगा. और अगर बिफोर द कमेंसमेंट होगा तो कंटिन्यू provided presiding officer before the commencement of the finance act shall continue to be governed by the provision of the rules made thereunder as if the provision मतलब उसके पहले का ऐसे ही होगा जैसे ये अमेंडमेंट आया ही नहीं है. नेक्स्ट इज ऑर्डर कंस्टिट्यूइंग appellate tribunal to be filed and not to invalidate its proceeding. No order of central government appointing any person as the presiding officer or member of said shall be called in question in any manner. मतलब no, and no act of proceeding before a said shall be called in question in any manner on the ground merely of any defect in the constitution of said. मतलब अगर साइट में कोई डिफेक्ट है उस ग्राउंड की वजह से कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग इन क्वेश्चन नहीं हो सकती बाय द रीज़न के साइट में कोई डिफेक्ट है, साइट के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है. नेक्स्ट इज सेक्शन 15S स्टाफ ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा सेट को और सच अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज as government thinks fit, and officers and employee of set discharge their function under general superintendence of presiding officer. Salary and allowances and other condition of service of officer and employee of the set shall be such as may be prescribed. Appeals to set, section 15D. This is also an important section. Any person aggrieved by an order made or under the commencement of set अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, मतलब वो बोर्ड के किसी ऑर्डर से अग्रीव्ड है या फिर किसी ऑर्डर से जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने दिया है उससे, या फिर ऑर्डर ऑफ IRDA और पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्रिफर एंड वो प्रिफर कर सकते हैं अपील को टू सेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द मैनर. Every appeal under subsection 1 shall be filed within a period of 45 days from the date on which copy of order made by the board or adjudicating officer or IRDA or pension fund as the case may be is received by him, and in shall be such form as may be accompanied by such fee. मतलब ऑर्डर आ गया उसके 45 डेज के अंदर वो अपील कर सकते हैं सेट को, प्रोवाइडेड सेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट 45 डेज अगर वो सेटिस्फाई हुआ कि सफिशिएंट कॉज है
तो वो अलाउ करेंगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज है तो भी. On receipt of appeal under subsection 1 set after giving parties appeal opportunity of being heard pass such order as it thinks fit, confirm करेगा या modify या setting aside the order appeal against set shall send copy of every order made by it to the board, IRDA or pension fund as the case may be, and parties to the appeal and concerned adjudicating officer. मतलब बोर्ड को पार्टीज को एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तीनों लोगों को कॉपी ऑफ ऑर्डर भेजेगा. अपील फाइल बिफोर दी सेट अंडर सबसेक्शन 1 shall be dealt with as expediently as possible and endeavor shall be made by it to dispose of the appeal finally within 6 months from the date of receipt of appeal. मतलब 6 मंथ के अंदर ये अपील डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अ सेट. सेक्शन 15U. सेट शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर laid down in Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principle of natural justice and subject to other provision of the acts and rules. The said shall have power to regulate their own procedure, including the places at which they shall have sitting. मतलब सेट खुद रेगुलेट करेगी अपनी प्रोसीजर को. Said shall have for the purpose discharging their function under this act same power as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matter. ये जो पॉइंट है ये सारे एक्ट में आता है मोस्ट प्रॉबेबली. सो बेटर कि ये हम लर्न ही कर ले. फर्स्ट इज समन्सिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एग्जामिनिंग. वो पर्सन को बुलाएंगे और एग्जामिनिंग ओथ या फिर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर रिसीविंग एविडेंस एंड ऑन एफिडेविट या फिर इश्यूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट. रिव्यूइंग इट्स डिसीजन मतलब डिसीजन को रिव्यू करेंगे. डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे मतलब वो एप्लीकेशन डिसमिस कर देंगे या एज अ एक्स पार्टे डिसाइड करेंगे या फिर ये जो डिसाइड किया है डिसमिस करने का उस या फिर एक्स पार्टे करने का उसको सेट असाइड कर सकते हैं या फिर एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब. Every procedure before said shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of 193(2)(28) and for the purpose of 196 of Penal Code, Indian Penal Code, and said shall be deemed to be civil court for all the purpose of section 195 and chapter of the Code of Criminal Procedure 1973. Where benches are constituted, the presiding officer of set may from time to time make provision as to distribution of the business of the set among the benches and shall provide for the matters which may be dealt with by each bench. मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कौन सा मैटर कौन सी बेंच में प्रोसीड होगा. On an application of any of the parties and after notice or to the parties and after hearing such of them as may be desired to be heard on his own motion without such notice, the presiding officer of the said tribunal may transfer any case pending before one bench for disposal to another bench. मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर या ओन मोशन या फिर किसी को मतलब या फिर उसको सुन के किसी ने अप्लाई किया होगा उसके हिसाब से एक बेंच में से दूसरे बेंच को केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इफ़ अ बेंच ऑफ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 members
डिफर इन दी ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट, मतलब सेट के जो बेंच है उसमें 2 मेंबर डिफर करते हैं ओपिनियन में, तो वो दे शेल स्टेट पॉइंट्स और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर, वो बताएंगे कि कौन से पॉइंट पे वो डिफर कर रहे हैं, और वो रेफरेंस करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेट को, हु शेल आइदर हियर द पॉइंट्स और पॉइंट्स हिमसेल्फ, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद सुनेगा या फिर वो रिफर करेगा केस फॉर हियरिंग ओनली ऑन सच पॉइंट्स और पॉइंट्स, मतलब जो डिफर कर रहे हैं सिर्फ वही पॉइंट को, बाय वन और मोर ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द सेट, मतलब एक से ज़्यादा मेंबर ऑफ सेट को, एंड सच पॉइंट और पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद सुनेंगे या फिर वो किसी को बोलेंगे, मतलब किसी वन से ज़्यादा मेंबर ऑफ सेट को बोलेंगे फॉर हियरिंग, और उसके बाद वो जो जितने पॉइंट डिफर करते हैं उसमें बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जिन्होंने सुना है, हु हैव हर्ड द केस इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हर्ड इट, मतलब जिन्होंने पहले जिसने पहले सुना था उसको इंक्लूड करके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने जो डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया जाएगा। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, अपीलेंट में आइदर अपीयर इन पर्सन, वो खुद आएगा या फिर ऑथराइज करेगा वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरी को या कॉस्ट अकाउंटेंट को या लीगल प्रैक्टिशनरी को या एनी ऑफिसर टू प्रेजेंट his or its case before the set. Limitation, provision of the Limitation Act 1963 shall apply as far as may be applied to an appeal made to set, presiding officer, member and staff of set to be public servant, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेंबर, ऑफिस मेंबर्स, अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉई ऑफ सेट को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा विद इन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ये तीनों सेक्शन भी सभी एक्ट में है अलाइड लॉ के। सिविल कोर्ट एक्सेप्ट फेमा, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव jurisdiction. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an adjudicant officer appointed under this act or a said constituted under this act is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power confirmed by or under this act, मतलब सिविल कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 15 से जेड, एनी पर्सन अग्री बाय डिसीजन और ऑर्डर ऑफ सेट में फाइल एन अपील, मतलब वो सेट के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपील करेगा विद इन 16 days ऑफ डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर ऑफ सेट टू हिम ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे ही कर सकता है अपील, प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाई हुई कि अप्लीकेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग अपील विद इन सेट पीरियड, अलाउ इट टू बी फाइल विद इन फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 days, मतलब उन लोगों को लगा कि सफिशिएंट कॉज है तो वो फर्दर 60 days में भी अपील कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा तो ही। थैंक्स फॉर रिमेनिंग सेक्शन ऑफ दिस एक्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe if you like the video. Thank you.